हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम झक्कास। तो एग्जाम मस्त चल रही है। आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं 31 जैन का जो इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर था उसके फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखते रहिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा है, इसको आइडिया लगेगा और इसको आपको देख के जाइए ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, आपका भी टाइम जाया ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। है ना, आइडिया तो लग ही गया होगा कि पेपर है किस लेवल के पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो मोस्टली फार्मूला बेस्ड पेपर आ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं, आप फार्मूला देख के जाइए। मोस्टली कई बार कैलकुलेशन करना पड़ता है, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग्स, और उसके बारे में आपको थोड़ा अवेयर रहना ही है क्योंकि कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 31 जैन का इवनिंग शिफ्ट वाला पेपर। ठीक है, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में, सेक्शन ए में जो कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे इसको मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आपका वेज है जिस पे 5 kg का मास इस पे रखा गया और इसकी सरफेस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया 0.1। ठीक है, F1 इज मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक अपवर्ड। अच्छा, अगर ये ब्लॉक को अगर अपवर्ड मूव करवाओगे तो फ्रिक्शन तो पीछे की ओर लगने वाला है, फ्रिक्शन पीछे की ओर लगने वाला है, किधर? इधर की ओर, है ना, पीछे की ओर फ्रिक्शन लगने वाला है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक तो इसका कंपोनेंट ऊपर, ये नॉर्मल नॉर्मल ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट होगा, दूसरा इसके जो वर्टिकली डाउनवर्ड इसका एम जी लग गया है ना, एम जी। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इसके अलोंग, एक तो इसका डायग्राम, एक तो सीधा इसके अलोंग आपका है ना एम जी साइन 30 डिग्री, और एक परपेंडिकुलर इसके हो जाएंगे आपके एम जी कॉस 30 डिग्री। राइट, ओके। अब इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल एन हो गया। अच्छा, क्योंकि अब ऊपर आप इसको धकेल रहे हो F1 फोर्स से, तो इसका जो है फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स नीचे लग जाएगा, तो नेट फोर्स आपका ये कितना हो जाएगा? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि इसको आप मूव कर सको आसानी से? कितना? एक तो म्यू एम जी कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस 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 इसमें इसका एम जी साइन 30 डिग्री, एम जी साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर मान चलिए फिर जाकर आपको ये प्रिवेंट करना स्लिपिंग से प्रिवेंट करना, इसका मतलब एम जी साइन थीटा तो इधर ही लगेगा और फ्रिक्शन इसके दूसरे केस में इधर की ओर लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास? F2 की वैल्यू फिर से यहाँ पर लिखेंगे अपना एम जी साइन 30 डिग्री माइनस ऑफ म्यू एम जी कॉस 30 डिग्री। इसको दोनों का माइनस का मैग्नीट्यूड पूछा है तो आप माइनस कर लीजिए, F1 माइनस ऑफ F2 मॉड ऑफ दिस वन विल बी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा तो कैंसिल हो जाने वाला है, ये दोनों आपका ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 म्यू एम जी कॉस 30 डिग्री मतलब √3/2। अच्छा, मास आपका दिया गया है 5 kg। ओके, यहाँ से तो थोड़ा डेटा पुट कर दो आप आगे। आंसर 0.1 दिया है, मास 5 kg इंटू जी का वैल्यू 10 और √3/2। 2 ने 2 को मारा, है ना, 10 से ये गया 5√3 जो भी ऑप्शन में वो आपका ऑप्शन हो चुका है। ठीक है, खत्म। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें, कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कह नहीं सकते कि इसमें बहुत ज़्यादा टफ सवाल था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला फोर्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस वन एंड द वेलोसिटी इज दिस वन, फाइंड द पावर एट t इक्वल्स टू, है ना, 2 सेकेंड, मतलब समय जब 2 सेकेंड होगा तो उस टाइम पे पावर कितना होएगा उसको अपने को कैलकुलेट करना है। तो फिर सिंपल पावर, अगर आपको वेलोसिटी के टर्म में आपको कैलकुलेट करना है तो अपने को सिंपल सा फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। ठीक है, एफ वेक्टर आपको दिया गया 6t² आई कैप माइनस ऑफ 3t j कैप। ठीक है, इसको डॉट करवा दो आप आराम से इसके साथ, 3t² आई कैप माइनस ऑफ प्लस ऑफ 6t j कैप। इसको डॉट करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? आई को एक साथ डॉट करवाएंगे तो 18t⁴, ये आ जाएगा आपका माइनस कितना आ जाएगा? यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, 18 t²। अब चुपचाप वैल्यू पुट कर दो इसमें, कितना? 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 18, 2 का पावर 4, ये 16 आ चुका अपने पास, और 18
इंटू कितना आ चुका है यहाँ पे 4। आप 18 कॉमन कर लो, 18 कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा 16 माइनस ऑफ 4, मतलब 18 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा ये 96, कैरी 9 हो गया अपने पास 12 और 9 कितना हो जाएगा 216 जूल आ जाने वाला है ना, ये आपका ऑप्शन हो चुका है। आगे बढ़ते, खत्म, ये भी हो गया। ठीक है, अब इसमें E इक्वस टू ए माइनस एक्स स्क्वायर सम को फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन अपने को दिया गया है। E जी एनर्जी है, एक्स डिस्प्लेसमेंट, टी टाइम है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी, है ना, ए बी का डायमेंशन पूछा है अपने को। तो अपने को ये पता है कि ये अगर ए माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ए का डायमेंशन और एक्स का डायमेंशन सेम रहा होगा। इसका मतलब यहाँ से लिख सकते हैं ए इक्वस टू एल स्क्वायर, ए इक्वस टू एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ई का डायमेंशन अपन लिख सकते हैं यहाँ से क्या, ए एरिया है, क्या है, अच्छा ए का तो डायमेंशन ही निकालना है, ए का डायमेंशन एल स्क्वायर आ गया। ई इक्वस टू आप ऊपर में लिख सकते हो, ऊपर में तो डायमेंशन है आपका लेंथ का स्क्वायर, नीचे में बी का तो कैलकुलेट करना है, टी तो टाइम है, ई क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी का अपने को पता है भली भांति कि डायमेंशन क्या होता है। अच्छा बी का आपको डायमेंशन निकालना तो आप लिख लो एल स्क्वायर डिवाइड बाय टी इंटू एनर्जी का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एल स्क्वायर ने एल स्क्वायर को ख़त्म कर दिया, बचा अपने पास क्या, एम रेज टू पावर -1 टी रेज टू पावर +1, है ना, ये -1 चला गया और यहाँ पे -1 +1। ठीक है, ये आ गया। अब इसका डायमेंशन ए इंटू बी का अगर डायमेंशन पूछा तो सिंपल सा क्या कर दो, ए का वैल्यू आपके पास आ चुका है, बी का वैल्यू आ चुका है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अपन पहले एम वाला टर्म लिख लेते हैं, टी और एल स्क्वायर, अपन ये क्या कर देंगे m-1 एल स्क्वायर टी, कोई ऑप्शन है m-1 एल स्क्वायर टी, फर्स्ट वन इज योर राइट आंसर। ओके, मूव करते हैं आगे। अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन द ट्रांसपेरेंट ग्लास एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। ये आपके पास ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इस पे एक इंसिडेंट लाइट गिरती है। ओके, अब देख लीजिए यहाँ 60 डिग्री एंगल पे गिरती है, तो अपने को पता है कि ब्रिस्टर्स लॉ क्या बोलता है कि tan ऑफ आई इक्वल्स टू म्यू होता है। तो 60 डिग्री पे आपको गिर रहा है यहाँ पर लाइट, इसका मतलब √3। ठीक है, और ये कंडीशन ये भी बोला है कि जो कंप्लीटली पोलराइज्ड है तभी केस में, उसी केस में अपन ये लिखते हैं tan आई इक्वल्स टू म्यू। ठीक हो गया, चलिए इसका मतलब ये जो है ना रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो ये किसकी तरफ मुड़ जाने वाला है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाने वाला। अब स्नेल्स लॉ चुपचाप यहाँ पर लगा देंगे अपन, क्या लगाएंगे स्नेल्स लॉ अपने को किसी सरफेस लगाते μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r, सिंपल। तो अपन यहाँ पर लगाएंगे μ1 की वैल्यू तो 1 आ गया, साइन ऑफ आई मतलब 60 डिग्री मतलब √3/2 μ2 कितना है √3, साइन ऑफ आर तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट ही करना है, तो √3 ने √3 को मार दिया, साइन आर की वैल्यू 1/2 मतलब आर का वैल्यू 30 डिग्री हो गया। चलिए खत्म, आगे बढ़ते। अच्छा यहाँ पे बोला 2 सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 75 सेंटीमीटर आर अरेंज्ड ऑन फिगर फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम अबाउट द एक्सिस। अच्छा ये वाले एक्सिस के अबाउट जो है ना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना, तो सिंपल से अपने को पता है कि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ना, उसके सेंटर के अबाउट, यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, एक तो सेंटर के अबाउट आपका आ जाता है, अगर आई टोटल अपन लिखे, एक तो 2/5 m ऑफ आर स्क्वायर, फिर इसको शिफ्ट कर लो इस वाले पॉइंट पे, कैसे m इंटू कितना डिस्टेंस इसका रेडियस के बराबर m इंटू आर का स्क्वायर। तो सिंपल से अपने पास आ चुका है कितना 7/5 m आर स्क्वायर, 7/5 m आर स्क्वायर। अब देखो दोनों आइडेंटिकल है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल एम आई 2 टाइम्स ऑफ आई कर लो तो आ जाएगा आपके पास 14/5, m का वैल्यू है 2 kg और यहाँ 75 सेंटीमीटर मतलब 75 डिवाइड बाई 100 कर लेते हैं तो आ जाएगा 3/4, मतलब इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 9/16 आ चुका है। एक बार अगर गंदा सा थोड़ा सा आंसर आएगा, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2 से ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो चुका है, ये रहा 7, ये रहा 4, 63 डिवाइड बाई 20, 933 63 डिवाइड बाई 20, 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, है ना, 20 टाइम्स में कट जाएगा, बस सॉल्व भी नहीं करना था ज़्यादा इसको भी। अब देखते हैं आगे। अ करंट थ्रू एन इंसिडेंट लैम्प डिक्रीज बाय 20%, हाउ मच
चेंज विल बी इन देयर इन इल्यूमिनेशन, मतलब इसका पावर में कितना इसकी कमी आएगी वो ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो अपने को पता है कि पावर के जो कैलकुलेशन करंट के साथ अपन लिखते हैं इसका रेसिस्टेंस के टर्म में, तो P इक्वल्स टू लिखते हो आप आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर, सिंपल सा। अच्छा ये तो इनिशियल होगा, पी न्यू क्या हो जाने वाला, पी न्यू क्या हो जाने वाला 20% डिक्रीज हो गया, इसका मतलब अवेलेबल करंट अभी कितना 80% है, मतलब पॉइंट 8 आई, इसका स्क्वायर इंटू आर कर लो तो कितना आ जाएगा 0.64 आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज क्या कर लो, पी इनिशियल माइनस पी फाइनल, ठीक है। तो पी इनिशियल अपने पास आई स्क्वायर आर है माइनस पी फाइनल 0.64 आई स्क्वायर आर है डिवाइड बाई आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर को कैंसिल कर कट करो और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 माइनस 0.64 मतलब 0.36 और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चुपचाप 36% मारेंगे आंसर और आगे भागेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे सवाल अपने को सॉल्व करना होता है इन द लिमिटेड टाइम, राइट। ओके, नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है अपने पास, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट STP, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर अपने को पता है कि स्पीड ऑफ साउंड कैसे लिखते हैं, V इक्वल्स टू गामा आर टी बाई एम, गामा आर टी बाई एम। तो अपने पास पता है ना सारा डेटा अपने को है ना मालूम है यहाँ पे, है ना। गामा मतलब क्या है कि O2, ऑक्सीजन मतलब O2 डायटोमिक गैस है, इसका अपना गामा की वैल्यू क्या लिखते हो आप 1.4, चलिए 1.4 लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं। आर की वैल्यू अपन लिख लेते हैं 25 डिवाइड बाई 3, वैसे 8.134 ऐसा होता है, तो इसमें 25 डिवाइड बाई 3 लेते हैं, कट करने में आसानी पड़ेगा, है ना। आर टी का वैल्यू अपने पास STP बोल रहा है 27 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा होगा, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 डिवाइड इसके मास से डिवाइड कर दो, कितना होता है ऑक्सीजन का मास 32, तो यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा 100 और यहाँ से पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ पे 10 और इससे ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ये इतना बनाने वाला अपने पास रूट अंडर 14 इंटू 25 इंटू 10 डिवाइड बाय 32। इसको आप कट भी कर सकते हो, कैसे, इसको 5 से कट कर दो, इसको है ना 5 से नहीं 2 से कट कर दिया, हाँ 5 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा और कुछ नहीं, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू 330 के आसपास आना चाहिए STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अपने को ऐसे भी आता है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, बड़ा गंदा। अच्छा देखते हैं यहाँ पे, अच्छा इसमें से 25 में से 5 बाहर निकल चुका है, इसका मतलब ये 5 आ चुका है, ठीक है। अब अपने पास रूट में बचाव से नीचे में 16 है तो 4 इसका बाहर निकल चुका है, ठीक है। अंदर मटेरियल कितना बच गया आपके पास 14 इंटू 5 70 ओके ये 32 यहाँ, इसको उसमें भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, हो इसमें हमने कन्वर्ट करना भूल गया ना। ये मास तो 32 ऐसा ग्राम है ना, उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो सारा चीज़ इसमें मीटर पर सेकंड में आएगा। तो कोई बात नहीं यहाँ पे सारा वैल्यू पुट करने के बाद आपको आंसर आ जाना चाहिए। STP पे से 330 के आसपास तो होता है वैल्यू 1.4, आर का वैल्यू 25 डिवाइड बाय 3, मास का वैल्यू 32, टी का वैल्यू अपने पास, टी टेम्परेचर 300, ये 32 और नीचे में 10⁻³ है तो ऊपर चला जाएगा 10⁻+3, ठीक है +3। तो यहाँ से हमने कट कर दिया, इसको 100 आ चुका है और फिर इसको 7 टाइम्स में, इसको 16 टाइम्स में। 16 को अब यहाँ से कट करो, यहाँ से कर देते हैं 4, यहाँ पे 25 यहाँ से आ चुका अपने पास 250, ठीक है। हाँ अब इसका स्क्वायर रूट से अपने ये सारा स्क्वायर रूट में है ना, यानी एवरीथिंग स्क्वायर रूट में अपना यहाँ पे। तो यहाँ से 25 आप बाहर ले लो, इसका 25 बाहर आ चुका है। यहाँ से
आपका यहाँ पर अंदर में जो बच गया मटेरियल 25 250 इंटू 14 बच चुका है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से 250, यहाँ से फिर जाके इसको 25 यहाँ 5 लिख सकते हैं ना, रूट अंडर यहाँ पे बचा क्या 10 इंटू 7 मतलब 70 ये आ जाएगा 125 और यहाँ से आपको 70 के जो आसपास जो वैल्यू होंगे इसका आ जाएगा कितना वैल्यू, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसका कैलकुलेशन में, मिस्टेक। लोग कैलकुलेशन में चेक कर लेता हूँ। 1.4 इंटू 8.314 इंटू टी का वैल्यू 300 डिवाइड बाय मास 0.032 है ना, 0.032। इसको कैलकुलेशन मिस्टेक देखो, आप देखोगे तो ऐसा पता चलेगा कि 0.032 इसका मतलब 330 के आसपास इसका आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा इसका दिक्कत आ रही है ना, इसको मैं कुछ यहाँ पर गड़बड़ किया हूँ, ठीक है। एक बार चेक कर लेना है कैलकुलेशन, ठीक है ना। प्रोसेस यही है, गामा RT/m करते हैं उसके, इससे 330 आ जाएगा। वैसे आता भी है कि है ना STP पे इसकी वैल्यू इतनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एवरेज पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ द सोर्स वोल्टेज इतना इन द सर्किट इज इतना, ठीक है। एवरेज पावर का अपना जो वैल्यू लिखते हैं अपन, मैं तो ऐसा आइडिया देने के लिए बैठा हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना। तो अपने पास VRMS IRMS इंटू cos फाई लिखते हैं, कोई बात नहीं। VRMS की वैल्यू अपने पास ये तो पीक वोल्टेज होता है 20 डिवाइड बाय √2 कर लीजिए। IRMS 2 डिवाइड बाय √2 कर लेंगे, 2 डिवाइड बाई √2। और यहाँ पे फाई का वैल्यू कितना, cos ऑफ 60 डिग्री, cos ऑफ 60 डिग्री 1/2 मतलब देखो ना π/3 का ये सब है ना, फेज है, फेज डिफरेंस है। इसका मतलब ये 2 से ख़त्म हो चुका है, यहाँ से ये 10 आना चाहिए आंसर, तो 10 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट फ्रीक्वेंसी f इक्वल्स टू 1. अच्छा, जो आपका f इक्वल्स टू f0 है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका जो है फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होता है, ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज चेंजेस टू f/2 देन द फोटो करंट बिकम्स, ठीक है। तो नाउ फोटो करंट कितना हो जाएगा आपके पास, f है तो f/2, ठीक है। अब एटलीस्ट इतना चाहिए ही, ठीक है, इतना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप उसको क्या कर देते हो 0.5 f कर देते हो, तो भाई इसको चाहिए आपको 0.75, बट आप सप्लाई कर रहे हो 0.5 का, तो इसका मतलब जो रिक्वायरमेंट है उससे कम सप्लाई कर रहे हैं। इट मीन्स है ना, आपको कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन ही नहीं होगा, है ना। फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा तो कोई भी फोटो करंट नहीं बनने वाला, ठीक है, 0। ओके, नाउ मूव अहेड। ओके, नेक्स्ट वन इज क्या अपने पास, radius of curvature of equiconvex lens is 20 cm, material lens is having refractive index 1.5, find the image distance from the lens if an object is placed 10 cm away from the 10 cm away from the 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू यहाँ पे लिखा है। फोकल लेंथ की वैल्यू अगर अपने को, अगर मान चलो कि ये नहीं लिखा है ना, यहाँ से आप फोकल लेंथ की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/f इक्वल्स टू μ-1 ये अगर दोनों बराबर इक्वल थे अपना 2/r लिख सकते हैं, 2/r लिख सकते हैं। म्यू का वैल्यू 1.5 मतलब 0.5 मतलब 1/2 2 डिवाइड बाई r का वैल्यू 20 मतलब f का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, f इज 20 सेंटीमीटर। अगर f 20 सेंटीमीटर आ गया तो आप आराम से लिख सकते हैं क्या, uf इमेज डिस्टेंस पूछा ना, uf डिवाइड बाई u प्लस f इक्वल्स टू v। u अपने पास है 10 सेंटीमीटर माइनस ऑफ 10, f का वैल्यू 20, अब लिखेंगे -10 प्लस 20, कितना आ चुका है ये, -200 डिवाइड बाय
10 10 आ जाएगा, मतलब 20 सेंटीमीटर आना चाहिए, 20 सेंटीमीटर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओह, ये लॉजिक गेट्स का सवाल है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें अब देखो, पहले इसका आउटपुट अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, कौन सा आउटपुट आने वाला। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे आपका चुपचाप ए लिख दो, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे नॉट गेट लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे आपका आने वाला है ए बार, ठीक है, ओके। अब इसमें बी है तो यहाँ पे नॉट गेट है, तो यहाँ पे जो इसका इनपुट जाने वाला बी बार जाने वाला, तो इसका मतलब आउटपुट जो आया यहाँ पे आपका ये और गेट है, तो ए प्लस बी बार लिख सकते हैं, ए प्लस बी बार लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ए बार है, इधर से बी आया, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन, यहाँ पर अपन लिखेंगे ए बार प्लस बी, ए बार पर, ये दोनों यहाँ पर सेम आएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या होने वाला, ऐड होने वाला, ऐड होके क्या हो जाने वाला अपने को, ए प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी, ए बार प्लस बी। अच्छा, इसका फिर जाकर नॉट गेट हो जाएगा, है ना, इसका नॉट कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अभी ये फाइनल आउटपुट नहीं है ना, ये तो वाई आया आपका, है ना, आपको जो फाइनल आउटपुट है वाई का बार है, ठीक है, वाई का बार। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, ए को ए के साथ ये करवाएंगे बाद, ए बार के वैल्यू 0 हो जाएगा, बी ए बार 0, यहाँ पर आपका क्या हो गया, ए बी, यहाँ से फिर जाके बी बार ए बार, फिर बी बार ए बार की वैल्यू फिर से 0 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ये वाला आपका बेसिकली जो वाई बार की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, ए बी प्लस ए बार बी बार का होल बार, है ना। फिर जाके यहाँ पर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाते हैं, क्या, ये दोनों ए बार, इसको अगर आप एक्स मान लो, इसको वाई मान लो फॉर द टाइम बिंग, है ना, एक्स और वाई तो ऑलरेडी मान चुके हैं ना, क्या दो बार थोड़ी मान सकते हैं, इसको कुछ दूसरा मान लो, इसको m मान लेते, इसको n मान लेते हैं, तो अपन क्या करें, m प्लस n का होल बार, तो अपन लिखते हैं m बार डॉट n बार लिखते हैं, तो दोनों के लिख लो आप। m बार कितना है अपने पास, ए बी का बार, फिर जाके ये क्या है, ए बार बी बार का होल बार, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास ए बी आ गया, ए बी का बार। अब इसको फिर से अपन ओपन कर सकते हैं, ए बार का बार मतलब ए प्लस फिर बी बार का बी खत्म, ठीक है। अब इसको फिर जाके आप हाँ, ये तो बहुत सलोचा हो रहा है, इसको देखो आप ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, इसको यहीं पर रखते हैं, ठीक है। इसका नॉट ही गेट तो देखना, अब थोड़ा सा वैल्यू चेक कर लेते हैं यहाँ से डायरेक्टली, ठीक है। अगर ए और बी का वैल्यू अगर 1 1 है, ये तो वैल्यू ऑफ, चलो 0 0 है ना, ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो चुका है, ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 आ चुका है, ठीक है। तो 1 प्लस 0 तो क्या हो जाएगा 1, लेकिन उसका बार लेंगे फिर से तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर 0 और 1 लेते हैं तो ये वाला वैल्यू 0, ये वाला भी 0 वैल्यू 0, है ना। अब 0 प्लस 0 का फिर जाकर अपन बाहर लेंगे, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। ए बी ए बार 0 बी ए बी बार ए बी, ये सही है। एक सेकेंड, सॉरी बच्चों, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो इसमें अपन थे, इसमें क्या था चेक करना अपने को। तो इसको अपन सॉल्व करने के बाद
अगर अपन यहाँ पे 1 1 लेते हैं ना, 1 1 अगर 0 0 चेक कर लिया 0 आ जाएगा है ना, 1 1 लेते हैं ये आ गया 1, फिर जाके ये 1 बार का मतलब 0, यहाँ पे 0, तो 1 प्लस 0 तो मतलब क्या हो जाएगा 1 होना चाहिए, लेकिन इसका 0, 1 1 लेंगे तब पर भी आपका 0 आना चाहिए है ना, 0 और 0 0 लेते हैं तो 0, 1 1 लेते हैं तो 0, 1 1 लेते हैं 0। अब फिर से अपन करते हैं अपना क्या 0 1 लेते हैं, 0 1 लिया आपने, 0 1 लिया तो 0 1 लिया तो यहाँ पे ये आ जाएगा 0 और ये 1, इसका मतलब ये वाला पूरा वैल्यू 0, पूरा वैल्यू 0, फिर जाके यहाँ पे आप 0 लोगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 लेंगे तो 1 का वैल्यू फिर जाके पलट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा है ना। तो इसका मतलब 0 प्लस 1 का वैल्यू ये तो हो जाएगा अपने पास ये क्या हो जाएगा, अरे बहुत हल्ला हो रहा है यार इधर, एक सेकेंड, ये तो अपने पास, चुप हो जाओ आंटी। तो ये अपने पास क्या यार, ये मैं तो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं इसको, क्या हो जाएगा ये a प्लस बी बार, a प्लस बी बार प्लस, अच्छा ये यहाँ पे a प्लस बी बार, यहाँ पे a बार प्लस b आ चुका है, ठीक है। इसका पूरे का होल बार करेंगे तो आपके पास आउटपुट आएगा, ठीक है। a प्लस ए बार है ना, a प्लस ए बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b प्लस बी बार की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, 1 का बार करेंगे 0, मतलब कुछ भी लो उसका आउटपुट 0 होना चाहिए, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 0 0, तो ये 0 0 0 0 1, ये 2 ऑप्शन आ गया है ना, क्या है इतना दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। ये आ चुका है। चलो 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर एट सेम टेम्परेचर T एंड मिक्सड, द टोटल इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी दोनों का आप सम कर दो, U1 प्लस U2, U1 प्लस U2, U1 की वैल्यू क्या लिखेंगे NCV1T प्लस NCV2 इंटू टी, एन का वैल्यू अपने पास 8 है, CV की वैल्यू ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या होता है CV की वैल्यू 5R/2 इंटू टी, प्लस ये 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है मोनोएटोमिक गैस 3R/2, हाँ डायटोमिक, ये भी तो डायटोमिक है 5R/2, N2 लिखते हैं ना अपन, इंटू टी, ये 2 ने 2 को मार दिया, ठीक है। ये फिर जाके इसने इसको मारा 4, ये आ जाएगा कितना 20R प्लस ये आ जाएगा 10 30RT, ख़त्म। आगे बढ़ते हैं है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि अपने को सिस्टम साउंड बिलो पुल्ली 4 स्ट्रिंग आर आइडियल इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज G/8, देन M1 और M2 का रेशियो ढूंढना है, ठीक है ना। तो अपने पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आता है कितना, ए का वैल्यू ए नेट अपन जो लिखते हैं M1 माइनस M2 इंटू G डिवाइड बाई M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, और ए का वैल्यू G/8 दिया है, तो यहाँ पर G/8 चुपचाप पटक दो, यहाँ पे वैल्यू G/8 खत्म, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा M1 प्लस M2, यहाँ से आ जाएगा 8M1 माइनस 8M2, तो यहाँ से आप सम करो तो 9M2 इक्वस टू 7M1, M1 डिवाइड M2 9 डिवाइड बाई 7 आना चाहिए, 9 डिवाइड बाई 7, यहाँ पर एक ऑप्शन मिसिंग है ना, कुछ ए ऑप्शन में 9 डिवाइड बाई 7 रहा होगा, ठीक है। 9/8 9/7 आ जाएगा है ना, ए ऑप्शन रहा होगा यहाँ पे ना, मिस्टेकन है ना, कोई बात नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको दिया है वेरी विथ टाइम इतना, द रेसिस्टेंस ऑफ द लूप, कोई लूप है उसका उसमें फ्लक्स वेरी कर रहा है, अपने को पता है फ्लक्स वेरी होता है तो उसमें EMF इंड्यूस होता है, EMF अगर इंड्यूस हो रहा है, क्लोज लूप है उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो आप करंट भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना यार, कर ही सकते हैं आराम से है ना भाई। तो अपने पास EMF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का अपन काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्लस माइनस में कुछ आपको करंट दिया नहीं है, तो अपन लिखेंगे क्या इसको d∅dt, d∅dt, तो ओपन कर लो यहाँ पे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो 10t माइनस 3, 10t माइनस 3, तो 10t का वैल्यू यहाँ पुट कर दो 2 सेकेंड माइनस 3, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 3 17 वोल्ट, 17 वोल्ट करंट निकालना तो V डिवाइड बाई R कर दो, 17 डिवाइड बाई 8 एम्पियर, ये ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। आगे भागे क्या
थोड़ा सा कैलकुलेशन। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है अपने को, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन एयर, एयर में चार्ज पार्टिकल को रखे हैं, तो इसमें दोनों के बीच में जो फोर्स है एफ नॉट, है ना। एफ नॉट की वैल्यू अपन लिखते हैं ना के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर एफ नया जो कैलकुलेट करना है, बहुत पार्ट इमेजिन द मीडियम ऑफ द डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के, देन इसको के डैश बोल लो। ये तो कोई ऐसे अपन कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट्रिक किसी डायरेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का के है, तो उसका फोर्स है ना के बाई टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। मतलब ये के डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा अपना, के डैश डिवाइड बाई के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। अब दोनों का आप रेशियो लोगे तो क्या हो जाएगा, एफ नॉट बाई एफ, ये Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में के डैश बचा, नीचे में के डैश और के ऊपर चला जाएगा, है ना, ये खत्म, ठीक है। तो एफ नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ टाइम्स ऑफ के, तो एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ नॉट बाई के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो के टाइम्स कोई भी डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब फर्स्ट वन इज योर राइट आंसर। टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड एन इंक्लाइन एट एन एंगल, दो वेक्टर है इंक्लाइन है कुछ एंगल पे, थीटा एंगल पे, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो अपने को पता है इसका रिजल्टेंट बीचों बीच से जाता है, बीचों बीच से जा रहा है, इसका मतलब थीटा बाई 2 से जा रहा होगा। तो ठीक है, इसके दो कंपोनेंट कर लो आपका, ठीक है। इसका है ना ये ए है, तो इधर की ओर ए कॉस थीटा बाई 2, इधर की ओर इसका क्या आ जाएगा आपके पास, इसका रिजल्टेंट सॉरी इसका रिजोल्यूशन करोगे तो ए साइन थीटा बाई 2, ए साइन थीटा बाई 2। सिमिलरली इसका जो है एक कंपोनेंट इधर की ओर आपके पास आ जाएगा ए कॉस थीटा बाई 2, और इधर कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास ए साइन थीटा बाई 2। तो इसको एक दूसरे के ये कैंसिल कर चुके हैं, और दोनों को सम कर लो, ए कॉस थीटा बाई 2 ए कॉस थीटा बाई 2, 2a कॉस थीटा बाई 2 2a कॉस थीटा बाई 2, सेकेंड ऑप्शन आ गया। या नहीं तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा बाई 2, सॉरी कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा, इसको आप सम करेंगे तो ये रिजल्टेंट वाला है ना फॉर्मूला जो अपने पास है ना। तो यहाँ से आपके पास 2a कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा यहाँ से भी, ठीक है, ये भी कर सकते हैं अपन। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ रिक्वायर, दोनों सेम ही होता है ना, क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इसका होता है बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट, ठीक है, ये आता है, दोनों की वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। चलो ये बात सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस, ठीक है, प्रेशर तो सरफेस करता है, आई मतलब आई बाई सी होता है ना, पी का वैल्यू रेडिएशन प्रेशर, लेकिन दोनों एक दूसरे को अलग टर्म है ना, ये आपको एनर्जी की बात कर रहा है या प्रेशर की बात कर रहा है, तो दोनों तो सही है, लेकिन जो है ना एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज राइट वन, ठीक है। नेक्स्ट वन, pendulum completes 50 oscillations in 40 seconds if the length of the pendulum is 20 plus minus 0.2 centimeter and the resolution of watch is 1 second। सही है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ जी, तो अपने पता है टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है आपके पास, 2π√L/g, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो आप, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू L/g। किस में एरर पूछा उसको सेपरेट कर लेंगे, जी में एरर पूछा तो जी का वैल्यू यहाँ से अपन रख लेंगे जी डिवाइड बाई टी स्क्वायर। अब इसमें देखो एरर इन कैसे कैलकुलेट करते थे, एरर इन ए जी डिवाइड बाई जी, यहाँ पे डेल्टा एल डिवाइड बाई एल प्लस यहाँ पे पावर सामने रहता था, पावर सामने लेकर आ जाएंगे 2 डेल्टा टी बाई टी। ओके ठीक है, सारा वैल्यू आपने पुट कर दो। डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू कितने दिया गया आपको, 0.2 डिवाइड बाई 2, 0.2 डिवाइड बाई 20 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, इसमें रिजोल्यूशन वॉच का कितना है 1 सेकेंड, तो हम 1 सेकेंड 1 डिवाइड बाई क्या है 40 है ना, 40 सेकेंड। इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लो, यहाँ से आ जाएगा आपको 20। तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास ये 1 डिवाइड बाई 20 आपके पास फिर जाकर आ चुका नहीं है, कितना 1.2 डिवाइड बाई 20। परसेंटेज कैलकुलेट करना था, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5, इसका मतलब 6% आपका ये आंसर, 6% आंसर आ जाना चाहिए ना, थर्ड वन ही 6%। चलिए आगे भागते हैं। अब है ना सेक्शन बी में इसका टाइम पीरियड, अरे कितना सिंपल है ना, ये दोनों आपका हो गया पैरेलल में, इसके साथ सीरीज में, तो ये के और के क्या हो गया आपके पास पैरेलल में 2k और के किसके साथ, इसके साथ सीरीज में हो चुका है, इसका मतलब 2k इंटू के डिवाइड बाई 2k प्लस के मतलब 3k। तो इसका मतलब 2k बाई 3 आपका है ना, ये आ चुका है। अब 2k बाई 3 और k ये दोनों हो गए, फिर जाकर पैरेलल में से फिर से इसका k इक्विवेलेंट फाइनल निकाल लो, तो k प्लस 2k बाई 3 मतलब 5
k/3, 5k/3 ये आ चुका है। तो बस टाइम पीरियड अपन कैलकुलेट करेंगे, t इक्वल्स टू 2 m डिवाइड बाई 5 के ऊपर में 3 आ चुका है। तो क्या आ जाएगा, अल्फा m डिवाइड बाई 5 के मतलब अल्फा की वैल्यू पुट करनी है तो 3, बस हो गया है ना। अब इसमें पूछा अपने को गिवन सर्किट आर का वैल्यू 2 ओम दिया गया है, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट विल बी, ठीक है। अब देखो ये दोनों यहाँ से आपको मिरर सिमेट्री रूल से ये इधर से आपका जो है ना क्योंकि सिमेट्री है तो इसका मतलब यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे कनेक्शन नहीं होगा, एक्चुअली में यहाँ पे कनेक्शन नहीं होगा। ये दोनों फिर जाकर सीरीज में आ गए, इसके साथ पैरेलल में आ गए थे, मतलब r इंटू 2r डिवाइड बाई 3r। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2r/3, ये 2r/3, ये 2r/3, तो कितना आ जाएगा आपके पास, दोनों फिर से ये पैरेलल में आ चुके हैं तो इसका मतलब 2r, दोनों इक्वल रेसिस्टेंस है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपके पास r/3। अब ये r/3 है ना, इसके जगह पर r/3 और 2r/3, फिर r आ चुका है, इसका मतलब r आ चुका है, इसका मतलब कोई बैटरी है जो r रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो है ना 2 वोल्ट कैसे लगा हो, तो इसमें कैसे लिखेंगे आप, पावर डिसिपेटेड पूछा ना, पावर डिसिपेटेड मतलब v²/r, मतलब v² आप r कर लो तो p का वैल्यू आ जाएगा। तो v का वैल्यू 4 और r का वैल्यू कितना है, r के बराबर, और r का वैल्यू है 4 दिया गया है, मतलब 2 दिया है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो सॉरी 2 ही तो लगे लिखना अपने को, v²/r मतलब 2 वाट आ गया पावर आपका, है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अ बॉडी ऑफ मास, ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। अ बॉडी ऑफ मास m प्रोजेक्टेड विद द स्पीड u एट एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द बॉडी एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। बॉडी अगर हाईएस्ट पॉइंट पे है तो उस केस में इसका ऐसे फेंक रहे हो आप, है ना, बाय मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री। तो बॉडी अब अगर यहाँ पे है तो इसके पास मोमेंटम कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे सिर्फ जाकर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहता है, तो मोमेंटम मास इंटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा मतलब 45 डिग्री, तो कितना आ जाएगा mu/√2। अब यहाँ से डिस्टेंस देख लेते हैं, इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, हाइट के बराबर, मैक्सिमम हाइट, उसकी वैल्यू अपनी होती है u² sin² डिवाइड बाई 2g, ठीक है। तो u² का वैल्यू तो u² ही है अपने पास, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा h का वैल्यू u² sin 45 डिग्री अगर पुट करेंगे तो 1/2 डिवाइड बाई 2 इंटू जी, तो u² डिवाइड बाई 4g, u² डिवाइड बाई 4g। अब मोमेंटम ढूंढना है तो एंगुलर मोमेंटम क्या कर दो, ये मोमेंट इंटू हाइट, तो अपने पास है mu/√2, यहाँ से अपने पास u² बाय 4g, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा आपके पास, नीचे में ऊपर में रूट को ले जाना है अपने को, है ना, तो अपने पास से क्या आ जाएगा mu³ डिवाइड बाय 4g√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, है √2 mu की डिवाइड बाय 8g, है ना। यहाँ से इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, है ना, बस सिंपल सा यहाँ पे 8 आंसर आपको लिख देना था, ठीक है। मास ऑफ मून 1/81 टाइम्स द मास ऑफ द प्लैनेट एंड द रेडियस इज 1/9 टाइम्स द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, द रेशियो ऑफ एस्केप स्पीड फ्रॉम द प्लैनेट टू द एस्केप स्पीड फ्रॉम द मून। अच्छा, प्लैनेट डिवाइड बाय मून करना, अपने को पता है कि एस्केप स्पीड क्या होता है 2g, तो वैल्यू कांस्टेंट gm/r, है ना। प्लैनेट का वैल्यू कितना है, मास ऑफ मून इज 180 टाइम्स ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। इसका मून का मास, ठीक है, मून का मास अगर आपको प्लैनेट के मास अगर अपन m रखेंगे तो मून का मास क्या हो जाएगा 1/81 टाइम्स, इसको m रख लो प्लैनेट का, ठीक है। एंड द रेडियस ही 1/9 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। मास ऑफ मून इज 1/81 टाइम्स द मास ऑफ द प्लैनेट। इसका मतलब प्लैनेट ज़्यादा हेवियर है, प्लैनेट का मास अगर m लेते हैं तो इसका मून का क्या हो जाएगा m/81, एंड द रेडियस इज 1/9 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। अच्छा, रेडियस भी इसका r ले लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा रेडियस मून का r/9, v आ चुका है, ठीक है। √2 ऑफ g
ये क्या हो जाएगा अपने पास m डिवाइड बाई 81, ठीक है। दूसरा इसमें r से डिवाइड कर लो, r ऊपर चला जाएगा क्या 9, तो यहाँ से आपके पास GM डिवाइड बाई r एक कैंसिल हो चुका है, 1 डिवाइड बाई 9, 1 डिवाइड बाई 9 मतलब √9 आ चुका है, √9 आ चुका है। तो इसका मतलब रेशियो क्या पूछ इसके प्लैनेट टू सन है ना, प्लैनेट टू सन मतलब 3:1 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आपको 3 आंसर मार्क करना था, ठीक है। बस ये रेशियो ही लेना था, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं आपके पास करने को। फाइंड द मास ऑफ द नंबर, फाइंड द मास नंबर ऑफ एन एटम्स हुज रेडियस इज हाफ ऑफ द गिवन एटम्स ऑफ द मास 192। तो ये बोल रहा है कि ऐसे एटम्स का रेडियस कैलकुलेट करके बताइए जिसका रेडियस क्या है हाफ ऑफ द, जो एटॉमिक नंबर इसका है 92 के हाफ वाला है, ठीक है। कोई बात नहीं, अपनी इसमें कर लेते हैं। अपने पास ये होता है ना रेडियस का फॉर्मूला R=R0 a⁻³ अभी जो गिवन दिया गया है ये इसका R का वैल्यू R0 192⁻⁰ है। दूसरा जो अपने को दिया गया उसका बोल रहा है कि हाफ है R0 उसका a1/3। तो इसको आप ये कर लो, क्या डिवाइड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड मतलब 2 R0 कैंसिल, 192 डिवाइड बाई a का पावर 1/3 उधर चला जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका 3 मतलब 8 आ चुका है, 8=192 डिवाइड बाई a, 192 डिवाइड बाई a। तो a का वैल्यू आपके पास आ चुका है 192 डिवाइड बाई 8। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, 8 2 जा 16, 3 4 24 इसमें आपका ये आंसर आ चुका है। तो ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें कोई सवाल नहीं, ठीक है। ये था आपका है ना पूरा होल डिस्कशन अबाउट द इवनिंग शिफ्ट जो पेपर आपका था, ठीक है। तो इसमें भी पेपर भी इतना टफ नहीं था, है ना, मोर ओवर थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाद बाकी इसमें सब में है ना अपन क्या कर दिए, सब में फॉर्मूला पुट करते गए और आपका आंसर आता गया, ठीक है। तो आप इसी तरह से है ना आपको पेपर को अटैम्प्ट लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते बहुत टफ है, लेकिन ठीक है अगर फर्स्ट शिफ्ट से अगर आप कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली थोड़ा सा इसको टाइम तो देना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये था आपका पूरा है ना डिस्कशन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें तो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, जिसका एग्जामिनेशन अभी बाकी है, ठीक है। तो चलिए अच्छे से दीजिए एग्जाम और उसको 4 का ये, ठीक है। मिलते हैं, है ना। ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, साइनिंग ऑफ।